ए.के. मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सहमति नहीं दे रहा था, लेकिन बाद में समझाने के बाद, बुझाने के बाद एक लंबी चर्चा हुई और आखिरकार एक निष्कर्ष निकलकर आया और सुशीला कार्की का नाम सामने आया और इसके बाद अंतरिम पीएम बनाया गया। इसे आप किस तरीके से देख रहे हैं? सुशीला कार्की को जिम्मेदारी देने के पीछे की वजह आप किस तरीके से समझ रहे हैं? देखिए, इसके पीछे एक ही कारण है। 10-15 साल पहले जाइए, माओवादियों ने पुष्प प्रचंड दहल और ये ओली ओली बीच में जो पीएम बने थे, इन लोगों ने सत्ता बड़े ब्रूटल तरीके से हथियाई थी। लड़ाई लड़के हजारों लोगों को मार करके। कुछ आइडियोलॉजी विदेशों में ऐसी है जो किसी देश की मिट्टी के जो सिद्धांत है उससे मिलता नहीं है। उन्होंने सपने दिखाए और फोर्सफुली सत्ता पे काबिज हो गए और ये बता के कि हम नेपाल का कायाकल्प कर देंगे। लेकिन चूंकि आपके बेसिक सिद्धांत नेपाल राष्ट्र से मेल नहीं खाते थे, गैप हमेशा बना रहा। दूसरे देशों लाइक भाई चाइना वगैरह इन सब के उकसावे पे उन लोगों ने किया। तो जब आपके रीढ़ की हड्डी नहीं है पर्टिकुलर किसी पार्टी की, तो आप देश और राष्ट्र की जनता की जो आकांक्षाएं हैं, जो सपने हैं आपने दिखाए हैं, पूरा नहीं कर पाएंगे जी। उसके कारण एक टर्मोइल, एक कियोस्क हमेशा चलता रहता है। और ये हुआ। और जो लोग देखिए, कार्की मैम को सेलेक्ट करने के पीछे मेन रीजन है कि वो ट्रू नेपालीज हैं। ट्रू नेपालीज का मतलब उनकी आइडियोलॉजी, उनके सिद्धांत, सब कुछ नेपाल का है। ऐसा नहीं कि आप बाई बर्थ तो नेपाली हैं, लेकिन आपकी आइडियोलॉजी कहीं किसी दूसरे देश से जो है ली गई है और आपके मानसिक स्तर पे देखा जाए वो आइडियोलॉजी हावी है और नेपाल की आइडियोलॉजी या उस राष्ट्र की आइडियोलॉजी बहुत दब चुकी है या आपने त्याग दिया है। तो छद्म वेश धारण करने वाले को हटा दिया गया है और जो दूसरा धड़ा इनके नाम पे सहमत नहीं था उसको ये क्लियर कट लग गया। भले ही विदेशी ताकतें उसके साथ थी और नेपाल, ओरिजिनल नेपाली लोग जो है भले ही बहुत कमजोर थे, लेकिन उनको अब लग गया कि पैर हमारे जमीन पर यहाँ नेपाल पे टिके रहना मुश्किल है और उन्होंने आत्मसमर्पण किया है। ऐसा नहीं कि वो बहुत बड़े स्टेक होल्डर रहे हैं नेपाल और नेपाल राष्ट्र की संप्रभुता में और हजारों साल के नेपाल के पुराने कल्चर को लेके। उनका तो नेपाल के कल्चर से कोई लेना देना ही नहीं था। उनकी तो पूरी आइडियोलॉजी ही अलग थी। नेपाल के कल्चर में कहां लिखा है कि 20,000 लोगों को मार के जंगल में छत में युद्ध करके तुम सत्ता हथियाओ? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, कई बार हमारे यहाँ और नेपाल में भी कहा गया है शांति के लिए हिंसा या युद्ध भी जरूरी होता है। भाई, महाभारत भी तो शांति और हक के लिए हुआ था ना। तो इसको मैं उसी तरीके से देखता हूं यहाँ पे और मैं उम्मीद करता हूं कि नेपाल अपने पुरानी नेपाली सभ्यता, कल्चर और पृष्ठभूमि को मेंटेन करने में अब सफल होगा। पुनीता जी, देखिए, अभी मिश्रा जी ने बहुत अच्छे से बताया। वो उस बात का भी जिक्र कर रही थी कि जब वो बनारस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करती थी तो किस तरीके से उनका जो समय था वो बीता भारत में। तो भारत इस लिहाज से किस तरीके से देखे? क्या भारत और नेपाल की अगर हम दोस्ती की बात करें, पड़ोसी देश है, तो किस तरीके से भारत सुशीला कार्की के अंतरिम पीएम बनने के बाद इस पूरे हालातों को देखे और भारत को किस तरीके से इसका फायदा मिल सकता है? देखिए मैम, दो चीजें हैं। बातें ये चल रही है कि जी बड़ी चुनौतियां हैं। चुनौतियां क्या है कार्की के सामने या नेपाल के सामने? मैं बोलता हूँ कोई स्ट्रेटेजिक चुनौती है ही नहीं। जो चुनौती थी वो चुनौती खत्म हो गई। जस्ट वेट ओनली फॉर 15 to 20 डेज। आप देखिए, वहां शांति हो जाएगी। अभाव हर देश में बना रहता है, हर व्यक्ति के साथ रहता है, कमी कुछ न कुछ रहती है। दिक्कत वो नहीं है कि अभाव है, विकास नहीं है। दिक्कत यह है आत्मसंतुष्टि। अगर आप ये देखेंगे कि जनता आत्मसंतुष्ट है तो वहां पे कोई दिक्कत है ही नहीं। तो इस तरीके से नेपाल के सामने कोई चुनौती नहीं है और कार्की मैम बहुत तेजी से रीडेवलप करेंगी, स्टैब्लिश करेंगी नेपाल को। अब सवाल ये उठता है कि भारत क्या, मैं तो ये बोलता हूं भारत को चिंता करने की बात ही नहीं है। भारत की जितनी चिंताएं थी इसके पहले थी। वो चाइनीज एक एम्बेसडर थी, उसने इतनी चिंता की थी। केपी शर्मा ओली ने भारत के लिए चिंता, इधर उत्तराखंड के कुछ राज्यों पे, कुछ भूभाग पे ये बोल के, राम के बारे में बोल करके कि राम तो नेपाल के थे, या इस तरीके के बड़े विवादास्पद। तो जितनी चिंताएं भारत की थी वो कार्की मैम के इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनते ही खत्म हो गई। जितनी चुनौतियां नेपाल के सामने थी वो खत्म हो गई। नेपाल और भारत कोई भी दो अलग भूभाग नहीं है। भूभाग भी अलग नहीं है वो। मैं आपको बता दूं, उनको अलग भूभाग मत मानिए।
सांस्कृतिक रूप से, वैचारिक रूप से हमारा हमारा जेनेटिक इम्प्रिंट एक है। उसके पीछे कारण है कि हमारे विवाह होते रहे हैं वहां से, और ये तो हमारा जो जेनेटिक्स है वो सेम है। तो ना नेपाल के सामने कोई चुनौती है, ना भारत के सामने चुनौती है, और भारत तो तैयार बैठा हुआ है। नेपाल मतलब क्या, 3 करोड़ की पॉपुलेशन, और 3 करोड़ की पॉपुलेशन आप देखें तो दिल्ली की है। तो कोई कोई चुनौती नहीं है मैम नेपाल के सामने, चाहे खाने की दिक्कत हो, चाहे चीनी की चुनौती है बांग्लादेश में, चुनौती है भिखारी पाकिस्तान के पास। मैंने शुरू में ही बोला था कि जो देश, जो आदमी, पाकिस्तान का भी अब उदय इसी तरीके से हुआ था, छीन करके और जबरदस्ती उन्होंने धोखे से ये किया था। आज तक पाकिस्तान उभर नहीं पाया, क्योंकि उनका भी जेनेटिक और अगर आइडियोलॉजी देखा जाए तो भारतीय है, और तुम कोई दूसरी आइडियोलॉजी अपने मन में ला रहे हो। तो ये तो ऐसे ही है कि शरीर मानव का है और आप सोचने लगो कि जी मैं हाथी बन गया हूं, शेर बन गया हूं। तो ये एक डिसऑर्डर हो जाता है, और वो पब्लिक, वो राष्ट्र, वो देश ठीक है, कभी भी स्थिर नहीं हो चलिए सकता सर, है। माफी के साथ आपको रोकना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन मिजोरम में हो रहा है, जरा हम वहां चल लेते हैं।